हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए देखते हैं आज का जो हिंदी का एक सेट है उसमें देखते हैं। आज इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे 50 ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, जो किताब सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है पूछ रहा है। ध्यान देना योग्य बात है, यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के है उन्हीं पूछ रहा है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें से आपको ऑप्शन से पता चलेगा कि परीक्षा गुरु जो है ऑप्शन यानी कि डी जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है आपका आंसर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन नहीं है, डी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी लड़ाई किसके साथ भारतीय सिपाहियों को हुआ था। तो देखिए हम जानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये जो क्वेश्चन है यह किस लेसन से लिया गया है। ये जो चैप्टर है वह लिया गया है आपका, वो लहाना सिंह था वह लड़ने गया था, ये लिया गया है। इस लेसन का नाम क्या था, जो ये चैप्टर है उसने कहा था, किससे लिया गया है, उसने कहा था। अब ये लड़ने किससे गया था, जर्मन के साथ गया था। तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उसमें देखते हैं हम कि देखिए इस और क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं। जो ये पूछा है क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, जर्मन के साथ हुआ था, ये तो बात ठीक है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लहाना सिंह था वह किस सेना के किस रेजिमेंट में था। तो 77वीं रेंज में सेना के किस बटालियन में था, तो 77वीं में था। इसका उम्र कितना वर्ष था, तो इसका उम्र कितने वर्ष की उम्र में यह गया था सेना में, तो 25 वर्ष की उम्र में। उसके बाद में यह अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि यह जो था यह बार बार लड़की से क्या सवाल पूछता था, तो बार बार पूछता था तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई है, यही क्वेश्चन बार कुरपाई हो गई है, यही बार बार माने मंगनी हो गई है, यही क्वेश्चन बार बार पूछता था वो लड़की से। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, जर्मन के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, मतलब दिनकर जो कवि है उनकी मृत्यु किस अस्पताल में हुआ था। देखिए यहाँ पे लास्ट जो है आपका डी हो जाएगा, ब्लिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। जो रामधारी सिंह दिनकर है जो बेगूसराय जिले के बहुत प्रसिद्ध कवि है, जो बिहार के हैं, इनका जो मृत्यु हुआ था वह ब्लिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इनको किस कृति मैंने कौन से रचना किए थे जिसकी वजह से इनको क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो उर्वशी के लिए यानी बी के लिए इनको दिया गया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप लोग याद रखिएगा, ये बिहार के बहुत फेमस कवि है रामधारी सिंह दिनकर। VVI क्वेश्चन है, ये दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी जो रचना किए थे उसके लिए इनको क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सी नहीं है पूछ रहा है, अज्ञेय जी की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, तो अज्ञेय जी की रचना इसमें हो जाएगा आपका, देखिए तिरिच जो है अज्ञेय जी की रचना नहीं है, डी हो जाएगा। यानी कि कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तिरिच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो नवरात्र है, नवरात्र उनका लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवरात्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे। ये तो आप लोग को पता ही होगा, तिनकठिया पद्धति किससे कहाँ चल रहा था, चंपारण में। इसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी आए। इसका यह किससे संबंधित था, नील की खेती से। किससे था, नील की खेती से, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन कर आपको, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। बिस्नी जो थे उसकी पड़ोसिन कौन है यह पूछ रहा है। ठीक है, तो कुंती हो जाएगा इसका, इसकी पड़ोसिन कौन थी, कुंती, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। यहाँ भी पूछ रहा है नहीं है, नामवर सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यह उनकी पुस्तक नहीं है। अगला कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन है, जूठन क्या है।
ये जूठन क्या है आप लोग जानते हैं, एक आत्मकथा है। जूठन क्या है, आत्मकथा है। तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलय का जो मलय आपका जो चैप्टर है उसका मूल नाम क्या था? जो मलय था उसका मूल नाम क्या था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव। मलय का मूल नाम क्या था? मलय का मूल नाम जो था वह था भरत जी श्रीवास्तव, यानी डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीरथ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तीरथ जो चैप्टर है उसमें जो एक पिताजी हैं उनकी मृत्यु कैसे होती है? मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, यानी उनको हार्ट अटैक से होता है। मानसिक ज़्यादा चिंतन करने से, तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से उनको उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की रचना किसने की, या उसकी कृति किसकी, मतलब द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की कृति किसकी कृति है या उसकी रचना किसने की? ठीक है, तो चलिए द फर्स्ट एंड लास्ट हम जानते हैं कि जे कृष्णमूर्ति की है। ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति ऑप्शन सी हाँ 13 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति की, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? किस भाषा में वह लिखे थे? कौन भाषा में लिखे थे पद्मावत? जो कर्णवक लिया गया, कर्णवक कहाँ से लिया गया? पद्मावत से, जो किसकी रचना है? जायसी जी की। यह कहाँ से लिया गया है? कर्णवक कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन पूछेगा आपको तो पद्मावत से। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका मूल भाषा था अवधी। कौन भाषा में? अवधी। ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूर किस भाव का पद गाते थे? मतलब सूरदास का जो पद है वह सूरदास लिखे हैं, उसके पहले वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, उनसे मिलने से पहले तो यह कौन भाषा का मतलब गाते थे? जो गीत था, पद था, कौन भाषा गाते थे? तो इसका हो जाएगा दयनीय भाषा का। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मतलब दयनीय भाषा का। दयनीय भाषा का यह पद गाते थे सूरदास वल्लभाचार्य से मिलने से पहले। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी तुलसी की रचना है? तुलसी की रचना कर रहा था विनय पत्रिका। आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि डी विनय पत्रिका तुलसी की रचना है। नहीं पूछता तो अब कंफ्यूजन होता, लेकिन पूछ रहा था विनय पत्रिका आप लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहानी का अर्थ पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कहानी का अर्थ क्या है? तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास प्रतीति। क्या होता है? विश्वास प्रतीति। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कहानी का अर्थ क्या है? विश्वास प्रतीति। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम आप लोग को पता है, साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। ऑप्शन बी है। क्या है? बी है, सॉरी बी है, ऑप्शन बी है। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? बताइए, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? आप लोग अभी जानते हैं, उसमें केवल क्या लगा देना है? देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे 16 अगस्त 1904 ईस्वी, ऑप्शन ए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। आप लोग बताइए इस किसकी सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी लिखी है? किताब कौन सी लिखी है? सॉरी, कौन से इन्होंने चैप्टर की रचना की है आपके जो पुस्तक है उसमें? इसमें इन्होंने लिखा है पुत्र वियोग। क्या लिखा है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग की रचना किसने किया है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनकी जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है आपको, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? अब इसमें कह रहा है, फिर देखिए नहीं है। इस सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बताना पड़ेगा। नहीं है पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका भारत इतिहास और संस्कृति, जो आपका ऑप्शन डी है, ये आंसर हो जाएगा इसका सही। कौन सी रचना शमशेर जी की नहीं है? तो भारत इतिहास और संस्कृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? देखिए मुक्तिबोध की है पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं मुक्तिबोध जी जो है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा है लिखे हैं, तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरोज किस संधि का उदाहरण? चलिए यहाँ से व्याकरण हो गया। यहाँ 23 क्वेश्चन आपका किताब से था, अब जो क्वेश्चन है सब व्याकरण का है। ठीक है, तो चलिए व्याकरण का देखते हैं कि ऐसा व्याकरण में देखिए संधि विच्छेद भी पूछता है। तो इसमें देखिए संधि विच्छेद पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज, देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग संधि पढ़े होंगे तो सरोज किस मतलब संधि का है? विसर्ग संधि का है, व्यंजन संधि का है और स्वर संधि का है कि इसमें से कोई नहीं? तो यह है विसर्ग संधि का। जो सरोज है वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी,
आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सरोज की संधि का उदाहरण है विसर्ग संधि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। महेश, देखिए महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महो प्लस इस, महा प्लस इस, मही प्लस इस, मही प्लस, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, महा प्लस इस, बड़ा ई प्लस इस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस इस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। दिग्गज, सॉरी छूट गया, हाँ देखिए एक यहाँ पे है आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 देख लीजिए, 24 के बाद आपका 25 ना होना चाहिए, देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। 21, 22, 24 के बाद 28 आ गया, 25 का हो गया। एक मिनट रुकिए। अच्छा चलिए 28 से देखते हैं हम, 28 से ही देखते हैं, उसके बाद में जो छूटा है उसको लास्ट में हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है। समास पढ़िएगा तो इसमें बताया जाएगा कि अधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं। तो अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है। समास का जो अधिकरण तत्पुरुष समास है उसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो इसमें देखिए पहला पद प्रधान होता है, ए है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, पहला पद प्रधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुरातन, देखिए अगला क्वेश्चन है, चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा समास है इसमें चतुरातन में, तो चतुरातन में जो समास है वह बहुव्रीहि समास है, ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में चलिए देखते हैं, गौर व शून्य शब्द में कौन सा समास है। गौर व शून्य, देखो गौर व शून्य में कौन सा समास है। तो गौर व शून्य में देखिए, गौर व शून्य ध्यान दीजिएगा, दोनों इन्वर्टेड कॉमास कह रहा है, तो गौर व शून्य दिखा रहा है, तो गौर व शून्य में आपका हो जाएगा करण समास। कौन हो जाएगा, करण समास। तो इसका गौर व शून्य में कौन सा समास है, हाँ करण समास हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा करण समास। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, कह रहा है अनुकूल का विलोम क्या है। अनुकूल का विलोम आप लोगों को पता है कि अनुकूल का विलोम मतलब उल्टा पूछ रहा है, तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम क्या है। श्री गणेश का विलोम पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इति गणेश। क्या हो जाएगा, इति गणेश। श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इति गणेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इति गणेश किसमें है, सी है। ठीक है, सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अमूर्त का विलोम क्या है। अमूर्त का विलोम हो जाएगा मूर्त, आपका ए हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा। उसके बाद मानव का विलोम दानव हो जाएगा, तो मानव का दानव बी है, तो आपका 34 का बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा। कृत प्रत्यय कौन है, तो कृत प्रत्यय, तो देखिए कृत प्रत्यय कौन है 35 का, इसमें देखना है। तो इसमें कृत प्रत्यय बचत है, कौन है, बचत है, इसका 35 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय नहीं है कह रहा है। तो आप लोग जानते हैं प्रत्यय क्या किसे कहते हैं, जो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है प्रत्यय कहलाता है, पहले जुड़ता है उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए ई, ता, वन, पन, ये तो लास्ट में जुड़ता है सब, लेकिन ये जो अनु है ये क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। आप पूछ रहा है इन निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय नहीं है, तो अनु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्री का प्रत्यय होगा। स्त्री का प्रत्यय क्या होगा, तो स्त्री का प्रत्यय होगा याचिका। ठीक है, स्त्री कौन सा प्रत्यय है, याचिका। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, मतलब प्रत्यय से कौन सा शब्द इसमें बना है। तो इनमें से देखिए जीवन दान, पीक दान, कौन सा शब्द है जो प्रत्यय, कौन शब्द है जो प्रत्यय से बना है। ठीक है, तो प्रत्यय से पूछ रहा है इसमें, तो इसमें का ऑप्शन आपका देखिए पहला दिया है देह दान, उसके बाद में दिया है पीक दान, उसके बाद में दिया है जीवन दान। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पीक दान। पीक दान जो है पीक दान आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरिद का पर्यायवाची है, वरिद का पर्यायवाची, तो वरिद का मतलब क्या होता है, वरिद का एक और नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़े होंगे, तो वरिद का पर्यायवाची वरिद किसका पर्यायवाची है, या वरिद का पर्यायवाची क्या है, तो ये बादल का है। आप लोग जानते हैं बादल का पर्यायवाची वरिद भी होता है। उसके बाद में कह रहा है
पति का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पति का पर्यायवाची नहीं है। अगर था है तो क्या हो जाता, इवे स्वामी हो जाता, बल्लभ हो जाता, भर्ता हो जाता, लेकिन कह रहा है कि नहीं है, तो पति का पर्यायवाची कौन नहीं है, भाव नहीं है, इसमें भाव जो है पति का पर्यायवाची नहीं है। अगला अमी, अमीय का पर्यायवाची है। नहीं जी, 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अमीय का पर्यायवाची है, इसका सुधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुधा। किधर है सुधा, बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका उड़न छू होना। उड़न छू होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ है संकट देखकर भाग जाना, बी। उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ है संकट देखकर भाग जाना, नहीं बी हो जाएगा। कनी काटने का अर्थ क्या है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है इसका अर्थ बताना है। कनी काटने का अर्थ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा दूर रहना। कनी काट रहा है, दूर रह रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग, तो कनी काटने मुहावरे का अर्थ है दूर रहना, ठीक है। अगला है कामकाज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ होगा, मतलब ये मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है कि काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ होना, तो काम ना जानना, मतलब कोरा है नहीं जान रहा है, कुछ नहीं जान रहा है, तो काम ना जानना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काम काज में कोरा होना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा काम ना जानना, ठीक है, काम नहीं जान रहा है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आरोग्य का पर्यायवाची शब्द है, आरोग्य का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो आरोग्य पर्यायवाची अरोगता हो जाएगा, ठीक है। अरोगता किधर है, देखिए अरोगता इसमें कौन है, सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सी। ये जो है आरोग्य का पर्यायवाची हो जाएगा अरोगता। अगला क्वेश्चन है अतनु का पर्यायवाची शब्द है, अतनु का पर्यायवाची आपका हो जाएगा बसंत, क्या हो जाएगा, बसंत का पर्यायवाची क्या है, अतनु, तो बसंत हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा अतनु का पर्यायवाची शब्द। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अनिल का पर्यायवाची है, आप लोग इसको तो याद किए होंगे, अनिल किसका है, हवा का, पवन का, तो पवन का पर्यायवाची क्या है, यानी सी हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, यानी हवा हो जाएगा, हवा भी पर्यायवाची है इसका, ठीक है। उसके बाद में देखिए गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा, तो गमन, गमन में आ जोड़ देंगे तो आगमन, यानी कि उसका विपरीतार्थक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसमें देखिए आज हुआ, हाँ तो बी हो जाएगा, यानी कि सॉरी बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो संकल्प, तो सम सी हो जाएगा इसका, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार आपका 50 सब्जेक्टिव हुआ हिंदी का, व्याकरण और किताब का। चलिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। कह रहा है कि बातचीत की कला आर्ट, अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है, बातचीत की कला क्या है या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ से लिया गया है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है कि वार्तालाप की कला, अर्थात आज यहाँ नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ आर्ट रहेगा, ठीक है, अर्थात यहाँ आर्ट रहेगा, आज नहीं रहेगा, ठीक है। अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग को बातचीत करने का हुनर है और बातचीत के जरिए अपने गुण और दोष को प्रकट करते हैं, यानी कि बातचीत कला जो ये है आर्ट, बातचीत कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यह कहाँ से लिया गया है, बातचीत चैप्टर से लिया गया, जो आप लोग का पहला ही चैप्टर है। इसके रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है अर्थात वार्तालाप करने की जो कला है वह यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा है, वहीं प्रसिद्ध है, ठीक है। और बातचीत का हुनर जो है उनके, वो अपने बातचीत के जरिए अपने गुण को और दोष को प्रकट कर लेते हैं, ऐसी उनके पास कला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बातचीत की विशेषता क्या है, देखिए इसमें विशेषता बताना है कि बातचीत का विशेषता क्या है, ठीक है। करा प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये भी वहीं से है, कौन चैप्टर से, पहला चैप्टर से लिया गया है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह बताना चाहते हैं कि बातचीत से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यानी पहचान मनुष्य का जो है किससे बनता है, बातचीत से होता है, साक्षात्कार होता है कैसे, बातचीत से। यह बालकृष्ण भट्ट का मानना है कि बातचीत से ही क्या होता है, मनुष्य का पहचान होता है और बातचीत से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। उसके बाद में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष नहीं का पता नहीं चलता है, माने जब बोलेगा मनुष्य तभी उसके गुण का या दोष का पता चलेगा। तो मनुष्य के गुण और दोष का पता किससे चलता है, बातचीत से चलता है। उसके बाद में एक तरफ से देखा जाए तो बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छुपा हुआ गुण और दोष को समझा जा सकता है, मतलब बातचीत एक ऐसा केंद्र बिंदु है, वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा ही मनुष्य के गुण और दोष को हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो बातचीत के द्वारा हम मनुष्य के गुण और दोष को समझते हैं, देखते हैं और बातचीत हमको हमारा साक्षात्कार कराता है। उसके बाद में
जो आपका कह रहे हैं कि गुण दोष समझा जा सकता है, और यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि मनुष्य के गुण दोष को प्रकट, अगर कोई आदमी है वह मौन रहता है, बात नहीं करता है, तो स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह मनुष्य क्या में गुण है कि दोष है। तो उसके गुण और दोष को प्रकट करने के लिए या जानने के लिए क्या चाहिए, बातचीत करना जरूरी है। ठीक है, अगला कह रहा है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार को लिखें। देखिए उसमें दो आ रहे थे, दो व्यक्ति का मत है, बेन जॉनसन और एडिसन के। वो क्या मत दिए हैं बातचीत के बारे में, देखिए क्या करें मनुष्य को गुण दोष प्रकट करने के लिए बातचीत करना आवश्यक है, बेन जॉनसन का। देखिए बेन जॉनसन क्या कहा है, बेन जॉनसन कहा है कोई भी व्यक्ति है अगर उसके गुण और दोष को प्रकट कराना है तो उससे बातचीत करना या जानना है तो उससे बातचीत करना जरूरी है। यह किसका कथन है, गुण और दोष को प्रकट कराने के लिए मनुष्य से बातचीत करना जरूरी है, यह किसने कहा है, बेन जॉनसन। ठीक है, उसके बाद मनुष्य के साक्षात्कार होना जो मनुष्य की अति मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, तथा एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बात की बदल दिया जाता है। अर्थात जब दो व्यक्ति होते हैं तो दिल खोलकर बात होती है, जबकि तीसरे व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तो बात बदल दी जाती है। देखिए पहला कर रहा है, तो देखिए पहला था बेन जॉनसन कह रहा है कि किसी के गुण और दोष को प्रकट करना है तो बातचीत करना जरूरी है। उसके अतिरिक्त और ही बात कह रहा है कि किसी का साक्षात्कार करना है, जानकारी लेना है तो उसके लिए बातचीत करना जरूरी है। यह किसका है, बेन जॉनसन का मतलब। दूसरा जो था एडिसन था, उसके अनुसार वो कह रहा है कि बातचीत केवल दो ही व्यक्ति में से हो सकता है। तीसरा आ गया तो बात नहीं हो जाएगा, बात कहीं हो जाएगा। और दो आदमी दिल खोल के अगर बात करें तो दो आदमी रहेंगे तभी बात होगा, दिल खोल के सही बात होगा। अगर तीसरा जाएगा तो बात को बदल दिया जाएगा, बात सही से नहीं होगा। यही दोनों का मत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, मतलब बोलने की क्षमता हमें ना होती तो क्या होता। तो देखिए इसका आंसर होगा वाक शक्ति ईश्वर का दिया गया एक वरदान है, यानी एक उपहार है। ठीक है, भगवान का दिया हुआ एक वरदान या उपहार है वाक शक्ति। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, पूरा जो दुनिया है पूरा सृष्टि है वह गूंगी दिखाई देता। अगर कोई नहीं बोलता, पूरा शांत माहौल रहता, कोई बातचीत नहीं करता, किसी से कोई नहीं बोलता तो पूरा सृष्टि गूंगी दिखाई देती। उसके बाद में कह रहा है मनुष्य में अपने सुख दुख की भावना को सुख दुख की भावना जो है वह किसी से नहीं कह पाते, ना समझ पाते, ना दूसरे से कह पाते, ना वो समझता ना हम उसके समझ पाते। तो बातचीत ही सुख दुख भावना के एक दूसरे के साथ शेयर कराता है। उसके बाद में इसलिए कर पाते हैं, इसलिए वह वाक शक्ति का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईश्वर का द्वारा मनुष्य पर सबसे बड़ा उपहार है। देखिए इसीलिए वाक शक्ति ना होती तब पूरा सृष्टि गूंगी हो जाती और हम एक दूसरे से अपने सुख और दुख को नहीं बता पाते, वो दूसरा भी हमको नहीं बता पाता। इसलिए बातचीत का होना वाक शक्ति का होना बहुत जरूरी है और यह ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है राम रमौल का अर्थ क्या है। ठीक है, उसी चैप्टर का पांचों क्वेश्चन, अब पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यह कह रहा है राम रमौल का अर्थ क्या है। ये पांचों में से एक आ सकता है, अभी भी है ये बहुत ही सिलेक्शन का क्वेश्चन, तो आप लोग ये 5 क्वेश्चन को कम से कम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पर राम रमौल का क्या अर्थ है, तो राम रमौल का अर्थ यह होता है कि जब दो व्यक्ति से अधिक लोग में बात होता है तो वह बात नहीं राम रमौल होता है। यानी देखिए जब दो व्यक्ति बात कर रहा है एक दूसरे से तो वह क्या कहलाएगा, बातचीत, अच्छी बातचीत कहलाएगा। लेकिन एक व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठा होगा, एक झुंड हो गया लोगों का, तो क्या कहलाएगा, राम रमौल कहलाएगा, बातचीत नहीं कहलाएगा, यानी वहाँ बात सही से नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा लेसन का है, उसने कहा था उससे है, कहा लाहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखे, अथवा उसने कहा था कहानी में किसने किससे और क्या क्यों कहा था। ठीक है, तो देखिए यह लाहना सिंह के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। यानी कि देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं, कौन, उसने कहा था एक लव स्टोरी कहानी है, प्रेम कहानी है। यह जो कहानी है इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इसको याद करने के आप लोग ऐसे भी ट्रिक अपना सकते हैं, उसने कहा था यानी हम डायरेक्ट किसी का नाम नहीं ले रहे हैं तो उसे शर्मा रहे हैं। अगर उसने कहा था, मान लेते कोई लड़का है वो बोल रहा है कि उसने कहा था सिगरेट नहीं पीना है, यानी वो शर्मा रहा है जो उससे बोली थी, तो शर्मा रहा है तो वह सही से नहीं बोला था, उसने कहा था शर्मा के बोल रहा है तो चंद्रधर शर्मा, यानी कि बातचीत उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी उसने कहा था शर्मा के बोल रहा है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखे हुए है। ठीक है, उसके बाद में कहानी
यह कहानी जो है, ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया, उसने कहा था कहानी से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, ठीक है। उसके बाद में इसमें मुख्य पात्र लाहना सिंह है, ठीक है। इस कहानी में उसने कहा था मैं कौन है, लाहना सिंह मुख्य पात्र है। और बचपन से ही अचानक बचपन में क्या होता है, अचानक दुकान पर लाहना सिंह को हजारा सिंह की पत्नी से भेंट हो जाता है, यानी सूबेदारिन से भेंट हो जाता है। और उसके बाद में साथ ही साथ बोधा सिंह भी उसका बेटा है। उसके बाद में जो ये है, बचपन में कोई भेंट होता है किससे, लाहना सिंह से और सूबेदारिन से, ठीक है, जो हजारा सिंह की पत्नी रहती है, उससे भेंट होता है। सूबेदार हजारा सिंह रहता है, और बोधा सिंह का एक लड़का रहता है, सॉरी, हजारा सिंह का एक लड़का रहता है बोधा सिंह, उससे भी वह मिलता है। जब लाहना सिंह हजारा सिंह के घर गया बाद में, जब उसको देखिए कहानी आप लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कहानी है। लाहना सिंह जो था वह एक बचपन में पहले मिलता है, उससे पूछता है कुर्बाई हो गई है, इसका एज उस समय 12 वर्ष रहता है, लड़की का एज 8 वर्ष रहता है, लड़का 12 वर्ष का। उसके बाद में ये बोल देती है कि हाँ हो गया है। तब ये क्या होता है, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के दोनों मामा घर अमृतसर रहते हैं, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद में ये सेना में जाता है, तो जिसे शादी हुआ होता है वह सूबेदार होता है, ये जमदार होता है, ठीक है। उसमें लड़का भी लड़की का हो गया था, जिसका नाम था बोधा सिंह, ठीक है। तो कह रही है कि फौज की ओर जा रहा था, तो हजारा सिंह की घर, मतलब जब एक बार छुट्टी हुआ फिर वो फौज में जा रहा था, तो हजारा सिंह उसको बोला था कि हमारे घर होते हुए आना। तो इनके घर से होते हुए जा रहा था, तो रास्ते में लाहना सिंह का घर था, उनसे लाहना सिंह ने सूबेदारिनी को पहचान लिया। जब उनके घर गया हजारा सिंह के, तो उनको पहचान लिया और उसे अकेले में अपने घर में बुलाया और उससे बचपन का बात बताया। जब वो बाद में गया, उसके घर गया, तो उसके से क्या किया, हजारा सिंह के घर गया, तो वो दोनों मिला, देखा तो वो लोग दोनों पहचान गए कि हम बचपन में मिले थे। इन दोनों ने क्या किया, उसको बुलाकर एक बताया कि जिस प्रकार तुमने मेरी जान बचाई थी बचपन में, कौन बोली, सूबेदारिन बोली, उसी प्रकार मेरे बेटे की रक्षा करोगे। लाहना सिंह सूबेदारिन का अटूट प्रेम करता था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसके वादा को मतलब पूरा करने के लिए साकार लिया। वादा वो जो था, बिना सोचे समझे लाहना सिंह वादा कर दिया कि ठीक है हम उसको बचाएंगे, या हम मर जाएंगे लेकिन उस पति और पुत्र की रक्षा करेंगे। इसी समय युद्ध हो रहा था, तब लाहना सिंह ने अपना जान देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह को बचाया। ऐसे प्रेम करने वाले संसार में बहुत कम है, ठीक है। इस प्रकार अपने प्रेम के प्रति उन्होंने क्या किया, सब कुछ न्यौछावर कर यहाँ तक अपनी जान भी दे दिया। उसके बाद में लाहना सिंह कौन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन को रहा है, लाहना सिंह कौन है। उसने कहा था कहानी का एक नायक है, एक हीरो के रूप में लाहना सिंह जर्मनी के विरोध में लड़ने गया था, जो इधर इंग्लैंड की तरफ से। उसके बाद में यह जो नंबर 77 राफेल का जमादार था, मतलब 77 नंबर जो ये था बटालियन था, उसका कौन था, जमादार था लाहना सिंह, ठीक है। यह लाहना सिंह की जीवनी नहीं रहा, उसके बारे में रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग लाहना सिंह देख लिए। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के पात्रों की एक सूची बनाइए, मतलब पात्र का सूची बनाना है, कौन कौन है उसने कहा था कहानी में, ठीक है। देखिए उसने कहा था कहानी का कुछ मुख्य पात्र है और कुछ उसके आसपास छोटे पात्र है, ठीक है। तो हम इसमें दोनों का सबका बात किया गया था। देखिए सबसे पहला बालिका है, एक बालिका है, उसने कहा था जिसकी भेंट कभी किशोर अवस्था में, मतलब 8 वर्ष की उम्र बालिका है, जिसकी उम्र लाहना सिंह से होती है, और कालांतर में वो विवाह, बाद में फिर उसका विवाह सूबेदार से हो जाता है, ठीक है। पहला एक लड़की है जिसका किशोरावस्था में मुलाकात किससे होता है, लाहना सिंह से होता है, और उसके बाद उसकी शादी हजारा सिंह से हो जाता है। दूसरा लाहना सिंह है जो कहानी का मुख्य पात्र है। तीसरा हजारा सिंह है जो सूबेदार था, यानी सूबेदारिन के पति था। उसके बाद में बोधा सिंह है, बोधा सिंह सूबेदारिन का सूबेदारिनी का और सूबेदार का पुत्र था। लॉपटन साहब है जो सेना का उच्च अधिकारी है, और वजीरा सिंह है जो एक सैनिक है, ठीक है। उसके बाद में यह कहानी का मुख्य पात्र है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा ने इस कथन को किसके ओर संकेत करता है। देखिए जो वजीरा था वह एक सैनिक था जो इसी के 77वीं बटालियन में रहता था, किसके साथ, लाहना सिंह के साथ और सूबेदार के साथ। अब उसमें देखिए सब एक बार युद्ध नहीं हो रहा था, तो उसमें सभी लोग क्या इकट्ठे थे, तो उसमें जोकर का काम करता था वजीरा सिंह, बहुत हंसाता था ऐसा, मतलब कुछ बातें करके अपने बातों से प्रभावित करता था लोगों को। तो ये वजीरा सिंह बात बोला था, कहती हो तुम मेरे राजा हो, मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह इस किसके ओर संकेत करता है, यह देखिए यह फिरंगी मैम थी एक, तो यह कथन जो है फिरंगी मैम की ओर से कह रहा है, लेकिन इस सामने किससे कह रहा है, इस सामने ये देखिए लाहना सिंह से कह रहा है, फिरंगी मैम के
मतलब फिरंगी लोग मैम की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, और फिरंगी मैम ब्रिटेन के, फ्रांस के आदि की ओर संकेत। देखिए फिरंगी मैम ने ब्रिटेन फ्रांस आदि की ओर संकेत करते। देखिए फिरंगी मैम किसको कहते हैं, जो गोरे लोग होते हैं उनको फिरंगी कहते हैं, और वहाँ की जो लड़की है उसी को ही कह रहा है फिरंगी मैम। कौन कह रहा है, वजीरा सिंह। अब उनके बारे में कह रहा है कि हम जाते हैं तो दूध खरीदते हैं या कोई सामान लेते हैं तो कहते हैं कि तुम मेरा राजा हो, मेरे देश की रक्षा करने के लिए हो, तो मैं तुमसे पैसा नहीं लूँगी, मैं तुमसे मतलब कुछ नहीं लूँगी। तो इसीलिए वह फिरंगी मैम किसको कहता है, वहाँ की लेडीज़ को कहता है, और वो संबोधित करते हुए लहाना सिंह से ये बात को कहता है, और लोग एक दूसरे के मतलब बातों को सुनकर हंसते हैं। ठीक है, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ से होती है, तो आप लोग को पता है अमृतसर से होती है। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, और ये जो है इसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, जहाँ जम्बू के कांटे वाले बीच से होकर 12 वर्ष का एक लड़का 8 वर्ष की लड़की के टांगे के नीचे आने से बचा लेता है। उसके बाद में जब लड़का पूछता है कि तेरी कुनवाई हो गई है, तो लड़की धत तरीके कह के भाग जाती है। उसके बाद में दूसरे दिन लड़का फिर पूछता है कि हो गई है, तो लड़की देखते नहीं। उसके बाद में लड़की देख 2 बार पूछता है, तीसरा बार पूछता है तो कहते देखते नहीं ये रेशम के सालू, मतलब एक साल जैसे ओढ़ी रहती है, रेशम का न्यू रहता है, उसको दिखा कर कहती है कि हाँ हो गया, कल ही के हुआ, कल देखते नहीं। तो वो पूछता है कब, तो कहती है कल। जब लहाना सिंह इसके बाद वो बौखला जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है जब सुनता है कि हाँ उसकी सगाई हो गई है यानी मंगनी हो गई, तो लहाना सिंह घर जाता है और रास्ते में जो भी मिलता है उसको मतलब ढाते हुए दूध वाला को गिरा देता है, एक नाले में ढकेल देता है, एक लड़की से टकरा जाता है जो कहती है पागल कहीं का, ऐसे बोलती है। वो ऐसे करके वो घर जाता है, घर चले जाता है किसी जगह। ठीक है, जब कह देती है कि हाँ हो गया। तो इस प्रकार उसने कहा था कहानी प्रारंभ होती है अमृतसर से, और एक लड़का एक लड़की को बचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है, यह लास्ट स्टेज था जब लहाना सिंह मरने वाला था युद्ध क्षेत्र में, तब सूबेदार हजारा सिंह जो था, हजारा सिंह को बचा लिया, बोधा सिंह को बचा लिया। तब उससे कहा, जब वो जा रहे थे तब देखिए 2 अस्पताल का बेड था ले जाने के लिए, वो खुद मर गया, वो खुद नहीं गया, उस पर हजारा सिंह बोधा सिंह को भेज दिया, और कहा कि उसने क्या कहा कि मतलब सरदार जी, सूबेदार जी, जब आप जाइएगा तो आप कह दीजिएगा किससे, सूबेदारिन से, कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति महान चंद्रधर गुलेरी द्वारा लिखा गया है, कहानी के पाठ से लिया गया है, मतलब जो लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था उससे लिया गया है। यह कथन लहाना सिंह के उस समय का है जब युद्ध में हजारा सिंह बोधा सिंह की रक्षा करते हुए वह घायल हो जाता है और बेहोशी के हालात में रहता है। देखिए घायल हो जाता है तथा बेहोशी में ही अपना विनम्रता से इच्छा को मतलब जाहिर करता है, और हजारा सिंह से कहता है कि आप घर जाओ तो कह देना कि उसने जो कहा था उसको मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, इस प्रकार ये सब मतलब इस कहानी का। देखिए इसमें 2 ही लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कौन कौन, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग को दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है और इसको दूर करने के क्या उपाय है, सुझाव दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का अवधारणा क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए घर से। तीसरा क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है, मतलब लोकतंत्र का दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है जयप्रकाश नारायण के अनुसार। उसके बाद आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का विचार क्या है, जो आंदोलन किए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था छात्र आंदोलन, इसमें उनका नारा क्या दिए थे, संपूर्ण क्रांति में क्या हुआ था, और इसके बारे में लिखे। पूरा पात्र का चैप्टर का सारांश पूछ दिया है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो क्या बन जाता है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। आज वर्तमान में अर्धनारीश्वर की विशेषता क्या है, ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है दोनों क्वेश्चन। उसके बाद अर्धनारीश्वर में किसका कल्पना की गई है, शंकर की है शायद, देखिए उसको पढ़िए। उसके बाद में नारी की प्राचीनता कब से प्रारंभ हुई, ये सभी क्वेश्चन। युद्ध की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई तो बहुत संभव था कि महाभारत ना होता, इसके बारे में आपके मन में क्या चल रहा है उसके लिए। ठीक है, इस प्रकार ये जो 10 क्वेश्चन है आप लोग करके आइए, 10 क्वेश्चन कीजिए। अगला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का अगला दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा प्लस और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के कराया जाएगा। ठीक है।